प्रिय छात्रों, हम लोग एक हफ्ते के अंतराल के बाद पुनः इतिहास के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि पूर्व के क्लास में स्पष्ट था कि हम लोग आधुनिक भारत के सामाजिक इतिहास को देख रहे थे, उसी सामाजिक इतिहास में एक अंतिम कड़ी बची हुई थी और वो कड़ी है निम्न जाति आंदोलन, लो कास्ट मूवमेंट। एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग एक क्लास में समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज का क्लास जो केंद्रित होगा वो इस बात पर केंद्रित होगा कि आखिर निम्न जाति या लो कास्ट कहते किसको हैं और हमारे देश में कौन लोग निम्न जातियों में शामिल हैं और निम्न जाति ने राष्ट्रीय आंदोलन के समय आंदोलन क्यों किया, किसके विरुद्ध किया और इस आंदोलन के करने के पीछे कारण क्या थे। कहने का अर्थ यह है कि आज का क्लास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जो लो कास्ट मूवमेंट हुआ, जो निम्न जाति आंदोलन हुआ, उसके कारणों पर, उसके स्वरूप पर और उसके नामकरण पर हम लोग आज के क्लास का में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, जो कास्ट सिस्टम है हमारे यहां, वो क्या है। तो जहां तक जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम्स का प्रश्न है, वो हमारे देश में प्राचीन काल से ही अस्तित्व है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नई व्यवस्था है ये और अंग्रेजों के समय में ही उदित हुआ, बल्कि एंशिएंट पीरियड से ही है। और इस जाति व्यवस्था है क्या, तो इसको समझने के लिए एक परिभाषित शब्द आपको हम देना चाहते हैं और वो है कि जाति व्यवस्था वास्तव में एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संरचनात्मक कार्यात्मक स्तरीकृत और बंद व्यवस्था है। ठीक है, इसको छात्रों समझना बहुत ही जरूरी है। व्यवस्था है, ठीक है। पहले हम लोग इसको समझते हैं तो फिर आगे की बात अच्छे से समझ में आएगी। अगर किसी चीज को हम परिभाषित कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, तो चीजें अच्छे से समझ में इसलिए आती है कि हमारे मस्तिष्क में उस चीज के लिए एक डिफिनेशन होता है। डिफिनेशन का मतलब हम पहचान पाते हैं। देखिए, चीजें दो तरह की होती है, एक होती है भौतिक और एक होती है अभौतिक। भौतिक चीजों को हम अपने हाथ से, आंख से देख सकते हैं, पकड़कर, छू करके समझ सकते हैं, उसके स्वरूप को देख सकते हैं, उसकी शक्ल को देख सकते हैं। लेकिन जो अभौतिक होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको न हम छू सकते हैं और न हम देख सकते हैं। उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप कहते हैं प्यार, तो प्यार को आप पकड़ नहीं सकते, इसको अनुभव करते। घृणा, आप इसको देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, इसको अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार से जाति व्यवस्था भी जब हम बोलते हैं तो जाति व्यवस्था जैसी चीज हमारे सामने कोई आकर खड़ी नहीं हो जाती, बल्कि हमें अनुभव करना पड़ता है कि इसको जाति व्यवस्था कहते हैं। तो जो अनुभवात्मक चीज है, जो अनुभवात्मक सिस्टम्स है, उसे परिभाषित करना ही जरूरी पड़ता है ताकि हम उस व्यवस्था को समझ सकें। तो इसीलिए जाति व्यवस्था को सर्वप्रथम परिभाषित करने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि व्हाट इज कास्ट सिस्टम आपके मस्तिष्क में समझ में आ जाए। तो सबसे इसमें 4 शब्द हैं
इन चारों शब्दों के अर्थों को आप समझिए तो जाति व्यवस्था आपको समझ में आ जाएगा। उसमें सबसे पहले हमने लिया है कि यह एक संरचनात्मक का इंग्लिश होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि एक संरचना के तहत यह होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो ऊपर में कुछ फिक्स जातियां होती हैं और जैसे जैसे वो नीचे की ओर आती हैं उन जातियों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो एक प्रकार से उसकी जो संरचना बनती है हमारे देश में जाति व्यवस्था की, वो पिरामिड नुमा बनती है। पिरामिड देखा है आपने ना, नीचे का आधार उसका चौड़ा होता है और ऊपर में सिर्फ एक बिंदु पर पहुंच करके वो क्लोज हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऊपर में सिर्फ एक कास्ट है और हर जगह पर इसका नामकरण अलग अलग है भारत में। जैसे कहीं सर्वोच्च स्थान पे ब्राह्मण है, किसी राज्यों में सर्वोच्च स्थान पे क्षत्रिय है, किसी राज्य में सर्वोच्च स्थान पे कायस्थ है, वैद्य है। और जैसे जैसे नीचे की ओर चले जाएंगे तो फिर बीच में मध्यवर्ती जातियां मिलेंगी आपको, जैसे कोयरी, कहार, कुर्मी, यादव, ये सब मध्यवर्तीय जातियां। उसके बाद सबसे आधार तल में जाएंगे तो ऐसी जातियां मिलेंगी जिनके साथ अछूत के तरह व्यवहार किया जाता है। तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब ये जो जाति व्यवस्था का रूप उभर कर सामने आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारी जाति व्यवस्था क्या है, संरचनात्मक है, स्ट्रक्चर्स। क्लियर? शब्द का अर्थ समझिए, फिर पूरी बातें आपको समझ में आती चली जाएंगी। दूसरा शब्द छात्रों हमने लिया है कार्यात्मक, यानी फंक्शनल। ये जो हमारे यहां कास्ट सिस्टम है ये कार्यात्मक स्वरूप का है, फंक्शनल स्वरूप का है। मतलब क्या है कि इन जातियों का जो निर्धारण हुआ है वो उनके कार्य के आधार पर हुआ है। जो काम वो करते थे उन्हीं काम के आधार पर उनकी जाति बन गई। तो इसलिए हम कहते हैं क्या कि ये कार्यात्मक इकाई है। क्या? जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था संरचनात्मक इकाई है, जाति व्यवस्था कार्यात्मक इकाई है। यानी कास्ट सिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ आवर सोसाइटी। ये दो बातें समझ में आ गई। अब तीसरी बात कि ये स्तरीकृत है, स्ट्रेटिफाइड है, यानी इसका एक लेवल है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि जो ऊंचे ऊपर में है, जिनकी संख्या कम है, वो महत्व के दृष्टिकोण से जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे नीचे की जातियां उनके अंदर आती चली गई वो महत्व के दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण और फिर उनकी संख्या भी बढ़ती चली गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि स्तरीकृत है। और अगला क्या है, तो ये क्लोज सिस्टम है, बंद व्यवस्था है। अर्थात कि जो जिस जाति में पैदा ले लिया उस जाति से वो बाहर नहीं निकल सकता है। बात समझ में आई? तो वर्तमान समय में ये ब्रिटिश पीरियड में, जिस पीरियड में इन लोगों ने आंदोलन किया, तो उस पीरियड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये परिभाषा युक्ति युक्त है, एप्रोप्रिएट है। क्या कि भारतीय जाति व्यवस्था एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो स्तरीकृत है और एक बंद व्यवस्था है। हम समझते हैं कि आप भारतीय जाति व्यवस्था को परिभाषा के दृष्टिकोण से अच्छे प्रकार से समझ गए। ठीक है, अब देखिए, जब परिभाषा हम लोग समझ चुके हैं तो हम लोग ये देखें कि ये जो जाति व्यवस्था है इसका उदय कहां हुआ। क्या बोल रहे हैं? उदय, ओरिजिन। हम लोग इसका ओरिजिन देख रहे हैं, यानी उदय पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, आमतौर पे लोग पढ़ाते हैं या किताब पढ़ते हैं तो फौरन वैदिक काल में चले जाते हैं कि इसका उदय वैदिक काल में हुआ। हम समझते हैं कि
इस प्रकार से जाति व्यवस्था के बारे में सोचना, न्याय करना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक सिविलाइजेशन इसके पहले भी है वैदिक से, और वो सिविलाइजेशन है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या जाति व्यवस्था थी? एक प्रश्न उठता है। अगर वैदिक काल से हम लोग शुरू कर लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जाति व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में हम जो नगर नियोजन देखते हैं, क्या चीज? नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। इस नगर नियोजन में हम लोगों को यानी सामाजिक विभाजन का जानकारी मिलता है। क्या? सामाजिक विभाजन। हाँ। और उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ये सामाजिक विभाजन जो है वो जातियों पर ही आधारित। हालांकि जब सामाजिक विभाजन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आज के तरह व उस समय के समाज को हम नहीं बांटते हैं, लेकिन जो नगर नियोजन था उसमें आप लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं कि नगरें 2 भागों में बटी हुई थी, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। एक टीला में जो भवन मिले हैं वो समृद्ध लोगों के द्वारा उपयोग किए गए भवन थे, और दूसरे टीला में जो भवन मिला है वो मजदूरों के द्वारा उपयोग किया गया भवन, निम्नतर वर्गों के लिए। तो इसका मतलब यह है कि उस समय भी जो समाज था वो कार्य के आधार पर उच्च और निम्न में बटा हुआ था। पुरातात्विक दृष्टिकोण से इतना तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि लेखन सामग्री पढ़ा नहीं गया है उस पीरियड का, इसलिए स्पष्ट रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो विभाजन था, सामाजिक विभाजन, क्या यह आधुनिक जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित था या नहीं। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि कार्यों के आधार पे समाज निम्न और उच्च वर्गों में हड़प्पा सभ्यता में भी पुरातात्विक दृष्टिकोण से दृष्टिगोचर होता है। क्लियर? अब देखिए बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ हम यहां से चल रहे हैं ताकि आपको जो ये आंदोलन है इसके अंदर की बात स्पष्ट रूप से समझ में आए। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे हम क्लास आगे बढ़ाएंगे तो आपको एक एक आंदोलन को अलग अलग पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बेसिक क्लास है इसलिए बेसिक क्लास में हम यही सब चीज आपको बताएंगे। अब दूसरा पीरियड छात्रों आता है वो है वैदिक काल, है ना? यस। देखिए वैदिक काल को अगर देखा जाए तो वास्तव में आप पूर्व में पढ़ चुके कि वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था, है ना? एक भाग क्या था? पूर्व वैदिक काल। यह पूर्व ठीक नहीं होगा, हम लोग इसको बोले ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल अगर हम लोग कहते हैं इसका मतलब क्या है कि वैदिक काल के पहले, तो ये अर्थ के दृष्टिकोण से गलत पदावली है। हालांकि पुस्तकों में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो पूर्व वैदिक काल हम कहते हैं, मतलब क्या कि वैदिक काल के पहले वाला। यस सर। तो ये कारण कि ऋग वैदिक काल कहे तो ज्यादा एप्रोप्रिएट ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। और दूसरा जो काल था इसका उसको हम लोग बोलते थे, सॉरी, उत्तर वैदिक काल। चलिए दिवाकर जी आप भी बता दीजिए कि इसका पीरियड क्या है ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाए। बोलिए, पढ़े हुए हैं ना? तो ऋग वैदिक काल का को कितने से कितने के बीच में रखेंगे हम? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ये आप लोग सोचिए अपने पढ़ाई के स्तर को। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप बढ़िया से नहीं पढ़ रहे हैं। जो हमने जिस तरह से निर्देश दिया है पढ़ने का, जो जिन पुस्तकों को प्रिस्क्राइब किया है कि इसका 3-3 घंटा डेली रीडिंग डालिए, वो आप नहीं, किसी टीचर से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए इसको। आपका जब तक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होगा, घर पे अध्ययन नहीं होगा, सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं बनेगा। ठीक है? क्लासेस कितना अच्छा से अच्छा पढ़ लीजिए,
यहां से ले जाकर के दिल्ली के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से पढ़ लीजिए, कोई लाभ नहीं है जब तक आप घर में नहीं पढ़ते हो। इसलिए पढ़िए, अभी भी समय है। और उत्तर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर करके 600 ईसा पूर्व को BCE भी बोलते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा, और ईस्वी को हम लोग CE बोलते हैं, यानी कॉमन एरा। अब देखिए कि दोनों में हुआ क्या। तो सिंपल सी बात है कि जो ऋग वैदिक पीरियड है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जाति व्यवस्था का उदय हो चुका था स्पष्ट रूप से। क्यों? क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य हमको मिलते हैं। लेकिन ऋग वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी, यानी वर्क पर। हम समझाते हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और ये सब चीजें आधारभूत है, याद रखा कीजिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी, वेरी गुड, जो जाति व्यवस्था थी वो क्या हो गई? जन्म पे आधारित हो गई। किस पे आधारित हो गई? जन्म पे आधारित हो गई। ये बहुत बड़ा ड्रास्टिकल चेंजिंग था, जिसे आपको समझना काफी अनिवार्य है। अगर इसको आप नहीं समझते हैं, इसका मतलब आधारभूत अध्ययन आपका मजबूत नहीं हो पाएगा, स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो ये कर्म पर और जन्म पर का क्या अर्थ है, इसे जरा समझा जाए। तो वैदिक काल जो संपूर्ण रूप से 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का हमारे भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है, ये वास्तव में अपनी व्यवस्थाओं के कारण, अपने सिस्टम्स के कारण इसे 2 चरण में बांटा गया है। वो सिस्टम्स क्या था कि एक काल का जो जीवन यापन का आधार था वो ऋग वैदिक में जो व्यवस्थाएं थी वो था, और दूसरे पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो व्यवस्थाएं थी वो था। और दोनों व्यवस्थाएं समान नहीं थी, दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग थी। दोनों का राजनीतिक व्यवस्था, दोनों का सामाजिक व्यवस्था, दोनों का आर्थिक व्यवस्था समान नहीं था। इसीलिए संपूर्ण वैदिक काल को हम लोग 2 खंडों में बांटकर अध्ययन करते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोग का अध्ययन का विषय है जाति व्यवस्था, इसलिए अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, केंद्रित करेंगे किस पर? इसी पर। तो सिंपल सी बात है कि ऋग वैदिक काल में छात्रों क्या हुआ, तो जाति व्यवस्था थी। कैसे हमको जानकारी मिलता है? तो जानकारी मिलता है, एक ऋषि थे, नाम हम उनका भूल रहे हैं, तो उनके आख्यान से, हाँ, शिशु अंगिरास आ गया यार। शिशु अंगिरास एक ऋग्वेद में आख्यान है जिससे हमें प्रथम जाति व्यवस्था की जानकारी मिलती है। उसमें कहा गया है कि मैं एक वैद्य हूं, मैं एक सैनिक हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी मां आटा पीसकर चक्की चलाती, आटा पीसकर जीविका चलाती है। अब इस तीनों में क्या होता है कि हम लोग एक ही परिवार में, हम लोग अलग अलग काम करते हैं लेकिन एक ही परिवार में रहते हैं। इसका अर्थ यह था कि एक ही परिवार का व्यक्ति, एक व्यक्ति ब्रह्म धर्म का पालन कर रहा था, एक व्यक्ति क्षत्र धर्म का पालन कर रहा था और एक व्यक्ति वैश्य धर्म का पालन कर रहा था। तो अर्थात जो जातियां निर्धारित हुई वो कर्म के आधार पर हुई। चूंकि परिवार एक ही था और एक ही परिवार में 3 तरह के काम हो रहे थे, इसलिए 3 तरह की जातियों का उदय हुआ। और यह उदय जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर तीनों एक ही थे, यह उदय कर्म के आधार पर हुआ। इसीलिए ऋग वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था पाई गई वो किस आधार पर? कर्म के आधार पर। अब देखिए, यह व्यवहारिक था क्योंकि जनसंख्या कम थी, आवश्यकताएं कम थी, इसलिए इस व्यवस्था से काम चल गया। लेकिन जब समय गुजरा और 1000 ईसा पूर्व आया तो संख्या में वृद्धि हो गई। अब ऐसी परिस्थिति में जो पूर्व से आदमी काम कर रहा था, पहले अपने आवश्यकता के लिए कर रहा था,
जनसंख्या जब बढ़ी तो हुआ कि अब दूसरे की आवश्यकता के लिए भी हम उत्पादन करें। अब यहीं से क्या हुआ कि जो जिसका काम था वो उस काम को करने का अभ्यस्त हो गया। अब उसका बच्चा पैदा हुआ तो फिर उसी काम को करने लगा। अब जैसे ही उसका बच्चा पैदा हुआ अपने पिता के काम का करने लगा, और इसलिए करने लगा कि वो अब बिक्री की वस्तु बन गई, वो अब समाज के दूसरे लोगों की आवश्यकता की वस्तु बन गई। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये व्यवसाय क्या हो गया, जन्म पे आधारित हो गया, बाय बर्थ हो गया। यही ग्रेजुअली धीरे धीरे जब जन्म पे आधारित हो गया तो चूंकि जाति व्यवस्था काम से था और काम अब क्या हो गया, जन्म पे आधारित हो गया, तो इसीलिए उत्तर वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई। और इसका हम लोगों को एक्सप्लेनेशंस कहां मिलता है वैदिक लिटरेचर में, तो दशम मंडल के पुरुष सूक्त में। दशम मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया कि मैं ब्रह्मा के मस्तिष्क से पैदा लिया हूं, यानी ब्राह्मण ब्रह्मा के मस्तिष्क से, क्षत्रिय जो है उसकी भुजा या बाजू से, और वैश्य उसके जंघा या उदर से, और शूद्र जो है उसके पांव से, पाद से उत्पन्न हुआ हो। तो पहली बार शूद्र की परिकल्पना उभर करके सामने आई, और इस प्रकार से जाति व्यवस्था जन्म पे आधारित हो गई, जबकि पूर्व काल में क्या था, तो कर्म पे आधारित था। क्लियर? अब देखिए आगे में क्या होता है, तो एक काल है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्या चीज? छठी शताब्दी ईसा। इसमें क्या हुआ परिवर्तन जाति व्यवस्था के कंटेक्स्ट में, कि क्षत्रियों एवं वैश्यों का महत्व बढ़ गया। वैश्यों का महत्व बढ़ गया। और दूसरा क्या हुआ कि ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कि नगरीकरण के का अस्तित्व था, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि समाज में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अब ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये तीन चीजें जो हुई, वो तीन चीजों ने हमारी जाति व्यवस्था को प्रभावित किया। इसको आपको समझना होगा। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो इंडियन कास्ट सिस्टम्स को आप नहीं समझ पाएंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मुन्ना भाई गौर से ध्यान दीजिए, ऐसा ध्यान दीजिए कि हमेशा के लिए याद हो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, आज से एक बात याद रखिए, यहां पर बता दें, बीपीएससी का सिलेबस चेंज किया। हिस्ट्री अब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये तो बात तय है। हिस्ट्री में 100 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इस परिवर्तन से आपका अध्ययन प्रणाली चेंज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं आप लगाइए कि आपका इस विषय जो पढ़ रहे हैं इसका महत्व कम हुआ। कैसे वो बता रहे हैं। पहली बात, 100 नंबर का प्रश्न ही आप ले लीजिए अगर, तो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो आएगा, तो उसकी तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो हम लोग जीएस सेक्शंस में जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो उसमें हिस्ट्री भी बना रहे हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा संदेह ये बन जाता है, उसको आपको समझना होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने का तरीका भी अलग अलग है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसा होता है जो वास्तव में वस्तुनिष्ठ होता है। जैसे हम ये पूछे कि भारत में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ, तो आप बोलिएगा 326 ईसा पूर्व में सर, तो ये पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ हुआ। अब इसी में अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि सिकंदर के आक्रमण के परिवेश में निम्नलिखित कथनों को समझते हुए सही कथनों का चुनाव कीजिए, उसमें 1 नंबर पर लिखता है कि सिकंदर ने आंधी को पराजित किया।
दूसरा लिखता है कि सिकंदर पोरस से पराजित हो गया। ठीक है। तीसरा लिखता है कि सिकंदर ने रावी नदी के तट पर युद्ध किया था। और चौथा लिखता है कि सिकंदर मिस्र में जाकर के मरा था। ठीक है। उपर्युक्त कथनों को निम्न कूटों के आधार पर उत्तर दीजिए। उसमें है कि कौन सही है। अब ये प्रश्न रहेगा अगर तर्क के खातिर, तो ये है वस्तुनिष्ठ, लेकिन स्वरूप इसका विषयनिष्ठ है। जब तक सिकंदर के आक्रमण का पूरा अध्ययन आपके पास नहीं होगा, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो ये तो क्लियर कट हो गया। तो बीपीएससी में भी अगर ऐसा प्रश्न आया तो आपका अध्ययन जो है वो पूरा पूर्ण होना चाहिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा कि यूपीएससी भी आपको देना है। तो यूपीएससी में जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसमें हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन जो आते हैं वस्तुनिष्ठ वाला, वो अधिकांशतः विषयनिष्ठ होते हैं, पहली बात। लेकिन यूपीएससी ऑप्शनल पेपर नहीं हटाया है 500 नंबर का, तो उसमें आप हिस्ट्री रखेंगे तो आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। यूपी नहीं हटाया है। यह भी कोई आवश्यकता नहीं है कि बिहार में यह परिवर्तन अस्थायी हो सकता है आने वाले समय में इसमें पुनः कुछ परिवर्तन आ जाए। तो इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो पारंपरिक रूप से जो पढ़ रहा है वो अपने अध्ययन को जारी रखे। हाँ, जो परिवर्तन हुए हैं उस हिसाब से अपने स्टडी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है। चीजें तो वही हैं। क्लियर। तो हम बता रहे थे आपको कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय जाति व्यवस्था के कंटेक्स्ट में क्या परिवर्तन हुआ है ना। तो उसमें 3 बातों की ओर हमने इशारा किया है कि ये 3 परिवर्तन हुए जिसने जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाया। वैदिक काल में निसंदेह ब्राह्मणों का आधिपत्य था, चाहे वो ऋग्वैदिक का काल हो चाहे वो उत्तर वैदिक का काल हो। यानी सामाजिक संरचना में सर्वोच्च स्थान किसका था? ब्राह्मणों का था, उसके बाद क्षत्रियों का था। और इस व्यवस्था के तहत जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला, इसमें मूल रूप से जो वैदिक टेक्स्ट थे उस टेक्स्ट के अनुरूप समाज, अर्थव्यवस्था या राजनीति नहीं चली, बल्कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए। बाहरी चीजें घुस आ गई, जिसको हम लोग बाहर आडंबर बोलते हैं, जो वैदिक धर्म के अनुरूप नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यवस्था स्थापित की गई उसमें विद्रूपता आ गई, वो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं रहा। और जब चीजें विद्रुप्त हो जाती हैं, अपना ओरिजिनल शेप में नहीं रहती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर नई व्यवस्था जन्म लेता है। तो उसमें ब्राह्मणों के वर्चस्व को चैलेंज किया गया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, किसके द्वारा? क्षत्रियों के द्वारा। तो ब्राह्मण अपना वर्चस्व किस आधार पर बनाए हुए थे? तो धर्म के आधार पर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखिए गौर से, तो लगभग 365 या 68 धार्मिक पंथों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म काफी महत्वपूर्ण थे। ये बौद्ध, जैन या आजीवक जितने संप्रदाय इस पीरियड में उभरे, उनके सभी के सभी प्रवर्तक क्षत्रिय थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि समाज में ब्राह्मणों के स्थान पर अब क्षत्रियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। एक परिवर्तन था ये जाति व्यवस्था में। क्लियर। अब आइए, हमने देखा है, बोला है कि क्षत्रियों का ही नहीं, वैश्यों की भी महत्ता बढ़ गई। अब वैश्यों की महत्ता क्यों बढ़ी? तो नगरीकरण के कारण जो अर्बनाइजेशन हुआ। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में सबसे पहला नगरीकरण का साक्ष्य जो मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता में। पहला नगरीकृत सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। उसके बाद वैदिक सभ्यता ग्रामीण हो गई, नगर का अस्तित्व समाप्त हो गया। और द्वितीय नगरीकरण का जो उदय होता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और यह जो नगरीकरण था पूर्व के नगरीकरण से अलग था। पूर्व के नगरीकरण से इस रूप में अलग था कि जो हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण था, उस नगरीकरण में
टॉप पर जो कौन थे ये निश्चित रूप से कहना काफी मुश्किल है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि दार्शनिकों का कब्जा था, व्यापारी वर्ग था उसका कब्जा नहीं था। हालांकि यह भी कहना पूर्ण रूप से उचित नहीं होगा, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस तरह की बात मानते हैं। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो था वो वैश्यों का नियंत्रण हो गया, और वैश्यों का नियंत्रण हो जाने से वैश्य ज्यादा पावरफुल हुए। वैश्य का मतलब क्या है? जो कृषि का कर्म कर रहे हैं, जो व्यापार का कर्म कर रहे हैं, जो कारीगरी का काम कर रहे हैं, ये सभी के सभी वैश्य में आ गए। अर्थात जो उत्पादक वर्ग था, जो प्रोडक्टिव क्लास था। तो प्रोडक्टिव क्लास का महत्व बढ़ा। नतीजा क्या हुआ कि समाज में महत्व के दृष्टिकोण से जो भी तक निम्न पायदान पे थे वो थोड़ा ऊपर उठे। और उसके बाद समाज में क्या परिवर्तन हुआ कि बहुत सारी प्रणालियां ऐसी थी जो पूर्व में जो है अमान्य थी, जैसे सूद पर पैसा लेना, जैसे वैश्यावृत्ति, जैसे सहभोज। ये सभी के सभी प्रथाएं जो थी पूर्व में प्रचलित नहीं थी। नगरीकरण के कारण ये आवश्यक बुराई के रूप में एक्सेप्ट की गई, मानी गई बुरी, लेकिन अनिवार्य था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर नगरीकरण हो ही नहीं पाता। तो इस तरीके से जो उत्तर वैदिक काल में एक जड़ जाति व्यवस्था थी, एक रिजिड कास्ट सिस्टम था, उसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक तरलीकरण हुआ, एक फ्लेक्सिबिलिटी आई। वो फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार का कि इसी चतुर्वर्णीय व्यवस्था में जातियां ऊपर नीचे हो गई, जैसे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ क्षत्रिय हो गए। बात समझ में आई? फिर वैश्यों का सामाजिक दृष्टिकोण से महत्व बन गया, जो इनको एक प्रकार से तिरस्कृत किया जाता था वो अब तिरस्कार से समाप्त हुआ। नगरीकरण के कारण इनका स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित हुआ, चूंकि नगरों में यही प्रभावशाली थे। तो इस तरीके से समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को हम लोग को मिलता है। कोई कंफ्यूजन? अब सिर्फ सेंट्रलाइज कर रहे हैं कास्ट सिस्टम पर, बाकी सारा उसके अंदर की जो बातें हैं सब पीरियड का वो अलग से पढ़ाया जा चुका है, तो उस पर डिस्कस करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए छात्रों कि अगला जो पीरियड हम लोग के पास आता है वो कौन आता है? मौर्य का, है ना। और उसके बाद क्या पीरियड आता है? तो मौर्योत्तर काल है। और उसके बाद पीरियड क्या आता है? गुप्त काल। हम और उसके बाद गुप्त काल, और उसके बाद क्या पीरियड आता है? गुप्तोत्तर काल। हम इस सभी को एक साथ पढ़ाना इसलिए चाह रहे हैं कि समय बचे हम लोग का, उसमें माइनर परिवर्तन हुआ है। अब देखिए कि इसको अगर देखा जाए तो कब से कब तक मानिएगा आप? तो यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है कि 6ठी शताब्दी से लेके 322 तक मान लीजिए इसको। हालांकि बीच में अलग अलग काल भी आता है, तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको 322 से लेकर के मानिए 185 ईसा पूर्व तक, है ना। मौर्योत्तर काल को आप मानिए 185 ईसा पूर्व से लेकर के, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ये रिजिड नहीं है, गुण नहीं है, ये 350 ईस्वी तक। इसके बीच में और बहुत सारे पीरियड आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 350, ये 20 भी कर सकते हैं आप, जैसे चलिए 20 ही कर लेते हैं, इसलिए श्री गुप्त 320 में आए थे। आप 550 तक इसको मान लीजिए, ठीक है। और गुप्तोत्तर काल 550 से लेकर के आप 750 ईस्वी तक मान लीजिए, है ना। उसके बाद तर्क के खातिर अगर देखिए तो पूर्व मध्यकाल इसको कहते हैं, है ना।
मध्यकाल। इसको आप मान लीजिए 750 से लेकर के 1206 ईस्वी तक, है ना। अब देखिए, और जब पढ़ ही रहे तो अच्छे से पढ़ें। मध्यकाल हम लोग मान लेते हैं, एक और को जोड़ लेते हैं, इसमें दोनों काल को शामिल कर देते हैं, यानी 1206 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। ये भी दो काल में बटा हुआ है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, वो आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत का पीरियड जो है आपका 1206 से लेकर 1526 तक है, और मुगल काल का 1526 से लेकर के 1707 तक है। हमारे अध्ययन का विषय है जाति व्यवस्था। हम पीरियड सिर्फ आपको इसलिए लिखे हैं कि बातें समझ में आए। अब देखिए, हमको समझना क्या है कि मौर्य काल में क्या हुआ, मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, गुप्त काल में क्या हुआ, और गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो ये मौर्य काल में हुआ, इसमें वर्ण संकर, जातियों, सॉरी पेन गलत इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, या दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेता हूं, कि इसमें क्या हुआ कि वर्ण संकर जातियों की नींव पड़ी, मतलब बुनियाद पूरा उभर के सामने नहीं आई। अब देखिए, वर्ण संकर जातियों की नींव पड़ी, कैसे पड़ी? तो मौर्य काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हम श्री गणेश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पे होने लगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता ही मिलता है कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। वैदिक काल में यह व्यापार बंद हो गया। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, तो उसमें उतने बड़े पैमाना पे नहीं हुआ। उत्पादन में वृद्धि हुई, अधिशेष की प्राप्ति हुई, और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि हुई हमारे देश में। बढ़े हुए जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पन्न किए जाने लगे रोपण कृषि के माध्यम से। ये सभी पूर्व में पढ़ा चुके हैं। व्यवस्थित ढंग से अगर देखा जाए तो विदेशी व्यापार मौर्य काल में शुरू हुआ, एक सिस्टमेटिक वे में। अब विदेशी व्यापार के बहुत सारे प्रभाव, सिर्फ हमारे देश के व्यापारी बाहर नहीं गए, बाहर के व्यापारी भी हमारे देश में आए। तो ऐसी परिस्थिति में उस समय जब व्यापार होता था, तो उस व्यापार में कोई भी व्यापारी अगर गया तो अब साल भर बाद ही लौटेगा ना, इतना जल्दी तो लौटेगा नहीं। या कोई यहां आया तो साल भर बाद ही जाएगा ना, इतना जल्दी तो जाएगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में ही वर्ण संकर जातियों की अल्प मात्रा में नींव पड़ गई। नींव पड़ने के पीछे कॉज था, कुछ नए नए व्यवसाय का भी उदय हो गया। तो कामों के आधार पर भी जो है वो जातियां बनी। और फिर जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी, उस चतुर्वर्णीय व्यवस्था में एक वर्ण का लोग दूसरे वर्ण में विवाह करने लगे। जैसे क्षत्रिय वैश्य से किया, वैश्य क्षत्रिय से किया, तो अल्प मात्रा में ये भी हुई। तो उससे जो लोग पैदा हुए वो तो स्वीकार्य नहीं थे समाज में, तो उनकी एक नई जाति बन गई, क्योंकि उन्होंने नया पेशा अख्तियार कर लिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्ण संकर जातियों की नींव पड़ी। यस सर। पूरा विकराल नहीं हुआ अभी तक। अब देखिए कि गुप्तोत्तर मौर्योत्तर काल में क्या हुआ। तो ये जो वर्ण संकर जातियां थी, वर्ण संकर जातियां
ये अस्थाई हो गई, परमानेंसी अख्तियार कर ली। अब इसको समझने की आपको आवश्यकता है कि मौर्योत्तर काल में क्या हुआ। तो मौर्योत्तर काल में यह हुआ कि भारत राजनीतिक रूप से विखंडित हो गया। मौर्य काल में सिर्फ एक वंश था, मौर्य वंश। मौर्योत्तर काल में एक वंश नहीं थे छात्रों, शुंग वंश था, कर्ण वंश था, आंध्र सातवाहन वंश था। इसके अलावा बहुत सारी विदेशी जातियां आईं, जैसे हिंद यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, पहलव आए। आप बोलिए तो पूर्व में भी बहुत सारी जातियां आई थी। पूर्व में यूनानी और ईरानी आए थे, लेकिन आए चले गए। लेकिन इस पीरियड में मौर्योत्तर काल में जो जातियां आई तो वो आके फिर गई नहीं। क्या आके फिर गई नहीं, बल्कि यहीं के समाज में घुल मिल गई। अब इतने बड़े पैमाने पर जनसंख्या आया और यहां के समाज में घुल मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूर्व से स्थापित वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसमें इनका जगह बनेगा? नहीं बनेगा, तो नहीं बना। लेकिन वर्ण संकर जातियां पूर्व से बननी शुरू हो गई थी। तो ये जितने भी विदेशी जातियां आई और जिस कर्म को अपना लिया, जिस काम को अपना लिया, उसी के आधार पर ये वर्ण संकर जातियां में शामिल हो गई। क्लियर? इसी से वर्ण संकर जातियां में शामिल हो गई और इसीलिए कहा गया कि मौर्योत्तर काल में वर्ण संकर जातियां अस्थायी हो गई। कुल 75 वर्ण संकर जातियों के अस्तित्व का वर्णन मनु ने मनुस्मृति में किया है। और मनु ने मनुस्मृति में यह बात भी कही है कि एक सामाजिक बुराई है, लेकिन व्यवस्था के तहत हमें इन वर्ण संकर जातियों को अपने वर्णाश्रम व्यवस्था में स्वीकार करना पड़ेगा। तो मनु ने भी मनुस्मृति में 75 वर्ण संकर जातियों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। ये नहीं कहा कि इनको भारत से बाहर भगा दो। अब ये अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के लिए एक आवश्यक और अनिवार्य अंग बन गए। कितनी खूबसूरत बात! आपको खूबसूरत नहीं लग रहा है? ये खूबसूरत इसलिए लगना चाहिए कि आप जिस वर्तमान जाति व्यवस्था में रह रहे हैं उसके ओरिजिन को आप पढ़ रहे हैं। तो इस पढ़ने से आप में जातीय व्यवस्था के परिवेश में दुराव नहीं आएगा, मोहब्बत पैदा होगी कि ये जो उदय हुआ है ये आवश्यकताओं के तहत हुआ है। अगर जाति व्यवस्था का तिरस्कार करते हैं हम, तो इसका मतलब हमें जो जो आवश्यकताएं हैं वो मिलनी बंद हो जाएगी, समाज फिर जड़हीन हो जाएगा, उसमें मोबिलिटी नहीं रहेगी, तरलता नहीं रहेगी। तो समाज में विभिन्न जातियों का, विभिन्न वर्गों का पाया जाना यह समाज के विकास के लिए अनिवार्य है। कितनी खूबसूरत बात! तो इसमें मोहब्बत पैदा होना चाहिए, घृणा नहीं पैदा होना चाहिए। तो सोच में यदि आप जाति व्यवस्था के परिवेश में परिवर्तन करते हैं तो समाज का कल्याण छुपा हुआ है छात्रों इसमें। अगर इसमें घृणा पैदा करते हैं तो इसमें समाज का विनाश छुपा हुआ है। तो समाज का कल्याण और समाज का विनाश आपके मस्तिष्क में है। जिस ढंग से मस्तिष्क को ढालेंगे, सोचेंगे, उसी ढंग से समाज हमारा बनेगा और चलेगा। क्लियर? कितनी खूबसूरत बात है। अब देखिए और आगे आते हैं हम लोग। तो अब गुप्त काल में, ठीक है, तो गुप्त काल में छात्रों के नवीन वर्ण संकर जातियों का उदय हुआ। फिर नवीन वर्ण संकर, आप पूछिए कैसे सर? तो अभी मैं आपको बताता हूं। जातियों का उदय हुआ। देखिए इस कैसे उदय हुआ, इसमें एक सेंटेंस देते हैं तो आप समझ जाइए कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। जैसे जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे चीजें आविष्कृत होती है। तो गुप्त काल तक आते आते जनसंख्या हमारा और बढ़ा। जनसंख्या बढ़ने से कुछ नवीन चीजें जो हैं उदित हुए, उससे नवीन व्यवसाय ने जन्म लिया।
क्या लिया? नवीन व्यवसाय ने जन्म लिया। आप समझ जाइएगा फौरन। उसमें एक जाति का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी, और वो जाति है कायस्थ। का में आकार या आधा सा था। ये कायस्थ जाति अभी तक नहीं थी, न ही चतुर्वर्णीय व्यवस्था में थी और न ही वर्ण संकर जातियों में। ये कायस्थ जाति का नींव जो पड़ा वो गुप्त काल में पड़ा। कैसे पड़ा सोनू भाई? तो ऐसे पड़ा कि अभी तक भाषा का आविष्कार तो बहुत पहले से हो चुका था, लोग बोलते थे, लेकिन वो भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए लिपि जो है वो व्यापक पैमाने पे अभी तक उभर के सामने नहीं आई थी। संस्कृत भाषा था, संस्कृत का प्रथम व्याकरण शुंग काल में जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वो पहला संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ था। उस ग्रंथ पे पतंजलि ने महाभाष्य लिखा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। वहां से भाषा के साथ साथ लिपि उभर के सामने आई। जो वैदिक टेक्स्ट जिसको हम लोग अभी पढ़ते हैं, वो वैदिक काल से उस समय तक लिपिबद्ध नहीं हुई थी, वो सिर्फ लोगों के मस्तिष्क में संचित थी। और जब इस पीरियड में भाषा का में लिपि का आविष्कार हुआ पतंजलि के अष्टाध्यायी के माध्यम से, तो उसके बाद उसको लिखा जाने लगा। गुप्त काल में आकर करके पूरा पूरा वैदिक टेक्स्ट लिखे गए। क्यों? क्योंकि लिपि पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। अब राजाओं के दरबार में जो शासकीय काम थे उसको लिखने वाला एक वर्ग लेखक के रूप में उदित हुआ, जो शासकीय आदेशों को लिखता था। समाज में भी जो व्यापारी वर्ग थे उनमें भी लेखन कला का अस्तित्व होने लगा गुप्त काल में। तो इस प्रकार से लिखने वाला एक अलग वर्ग बनता चला गया। अब ये लिखने वाला जो वर्ग था वो ब्राह्मणों में से भी था, क्षत्रियों में से भी था और वैश्यों में भी से था। अब ग्रेजुअली गुप्त काल तक आते आते क्या हुआ कि लिखने वाला एक वर्ग ही बन गया, वही वर्ग कायस्थ कहलाया। तो काम के आधार पर एक नई वर्ण संकर जाति का उदय हुआ कि नहीं? यस सर। कोई कंफ्यूजन आप में? अभी अब इसी तरह से और भी है, ये एक उसमें बहुत सारी जातियां आई। वो हम लोग जब पढ़े मतलब एंशिएंट पीरियड पढ़ रहे थे तो उस समय डिटेल्स में हमने बताया था। यहां सिर्फ एग्जाम्पल दे करके हम बढ़ रहे हैं आगे, बाकी और जातियां का नाम आपके पास होगा। अब देखिए छात्रों कि जो गुप्तोत्तर काल था इसमें क्या होगा, तो ये जो नवीन वर्ण संकर जातियां थी, नवीन वर्ण संकर जातियां जो गुप्त काल में उदय हुआ था, वो इस काल में क्या हुआ, अस्थायित्व प्राप्त कर लिया, परमानेंसी। जैसे कायस्थ गुप्त काल में एक जाति के रूप में उदित हुई, लेकिन गुप्तोत्तर काल में वो जाति बन गई। मतलब कि अब कायस्थ का विवाह कायस्थी के साथ होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में हमने आपको बताया कि इस प्रकार से वर्ण संकर के वजह से जाति व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ और बहुत सारी जातियां हमारे देश में बन गई। ठीक है। मध्यकाल में क्या हुआ, तो मध्यकाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि इन जातियों के साथ
इन जातियों के साथ सामाजिक विभेद समाप्त किया गया। अब इसका क्या अर्थ हुआ तो उसको थोड़ा सा समझिए आप। समाप्त किया गया कि प्राचीन काल में एक जाति व्यवस्था थी, उसमें एक था कि समाज में इसकी आवश्यकता थी, आवश्यकता की पूर्ति थी, और ये आवश्यकताओं की पूर्ति आम तौर पे जजमानी प्रथा के तहत किया जाता था। जजमानी प्रथा समझते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, मान लिया बढ़ई हैं, तो गांव के जितने लोग हैं वो उससे बढ़ई वाला सामान बनाएंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। जब फसल का समय आएगा कटने का तो उसमें से उनका हिस्सा है उनको मिल जाएगा। कोई नाई है साल भर बाल बनाएगा लेकिन पैसा उसको नहीं मिलेगा। फसल कटने का समय आएगा तो उसको उसका हक जो है उसका हिस्सा मिल जाएगा। तो ये जो सिस्टम था इसको हम लोग जजमानी सिस्टम बोलते थे। क्या बोलते थे? जजमानी। मुन्ना भाई टेक इंटरेस्ट, बहुत अच्छा क्लास है ये, पढ़िए। अब इससे क्या हुआ कि ये जो जातियां थी वर्ण संकर जातियां, ये जातियों के संख्या में जो वृद्धि हुई तो जातियां तो बन गई लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुई। जब मध्यकाल आया तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि इन जातियों को शहरों में ला करके रखा गया और अब इनका व्यवसाय मौद्रीकृत हो गया, पैसों से मोनेटाइज हो गया, यानी अब इनको पैसा मिलने लगा तो ये मजबूत हो गई। तो इससे जो सामाजिक निम्नीकरण था उसमें समापन हुआ। अभी अभी आर्थिक रूप से ये हो गया। तो इस तरीके से एक बात उभर कर सामने आती है कि हमारे यहां जाति व्यवस्था ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे आवश्यकताओं के अनुरूप उदित हुआ, और चूंकि समाज की आवश्यकता की पूर्ति करते थे इसलिए समाज में जाति व्यवस्था के परिवेश में कोई दुराव नहीं था, कोई टकराव नहीं था, कोई कॉम्युनल वायलेंस, कास्ट वायलेंस हम लोगों के भारतीय इतिहास में नहीं मिलता है। नहीं मिलने के पीछे कारण यही है। लेकिन अंग्रेज जब आए तो ये कास्ट व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था को अपने अनुरूप इस्तेमाल करना शुरू किया। आपको पता होना चाहिए कि भारत में डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और शासन करो की नीति का प्रतिपादन सबसे पहले अंग्रेजों ने किया ऐतिहासिक रूप से। शासन करो, इसके पहले नहीं। और इसकी पहली बुनियाद पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं कि कर्जन ने डाली या फलाने ने डाली, लेकिन वास्तविकता ये कि उसके बहुत पहले डाल दी गई थी। और डाली थी किसने? तो कलाइयों ने डाली थी। जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध किन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया? तो उन लोगों ने साथ दिया जो व्यापारी वर्ग थे। उन व्यापारी वर्गों का हित कलाइयों से सध रहा था, अंग्रेजों से सध रहा था। कर्नल वेली एक इतिहासकार हैं जिनका इस पर रिसर्च है। उनका कहना है कि यहां का जो समृद्ध वर्ग था, यहां का जो प्रोस्पेरस क्लास था, वो इतना था कि अंग्रेजों ने उसके धन से जो है नवाब की सत्ता को भारत में समाप्त किया, पलासी और बक्सर की लड़ाई के माध्यम से। और इन व्यापारियों ने, जिसमें जगत सेठ, अमीन चंद, ये सब के नाम आते हैं, इन लोगों ने इसलिए साथ दिया क्योंकि उनका व्यापारिक हित नवाब के साथ नहीं था बल्कि अंग्रेजों के साथ। और फिर एक लंबा इतिहास चलता है जिस इतिहास में हमेशा कभी उस जाति को उससे लड़ाकर, उस जाति को उससे लड़ाकर, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाकर, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाकर, ये सब टॉपिक सांप्रदायिकता के विकास में हम पढ़ाएंगे आपको इसी क्लास में, इसलिए उसका यहां ज्यादा एलोब्रेशन ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, उससे जातियां उदित होनी शुरू हुई। उनको एहसास हुआ इस बात का कि हमें सताया जा रहा है। अभी तक एहसास नहीं था।
इन जातियों के जातीय भावना के उदय के पीछे सिर्फ अंग्रेजों की नीति ही जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा जो पाश्चात्य संस्कृति भारत में आया और उस संस्कृति का दर्शन जब हुआ तो उससे नई नई विचारधारा उभर करके सामने आई, जैसे समानता की, जैसे स्वतंत्रता की, जैसे भ्रातृत्व की। तो अभी तक इन सभी विचारधाराओं से यहां की जातियां अवगत नहीं थी। जब इन विचारधाराओं से अवगत हुई तो उनको एहसास हुआ कि अरे हमारे साथ तो समानता नहीं बरता जाता है, हमें तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं नहीं मिली, हमें तो भाई की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये सब पाश्चात्य विचारधारा के आने से भी निम्न जातियों में जागृति आई, अवेयरनेस आया। इसके अलावा अंग्रेजों के आने से एक चीज हुआ कि यातायात के साधन बहुत बढ़ने लगे। पहले जो भी वर्ग था जहां था वही जड़ था, बहुत ज्यादा उसका मूवमेंट मोबिलिटी नहीं था। सड़क मार्ग, रेल मार्ग के द्रुतगामी विकास के कारण अब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगा। अब उसको अपने शोषण से बचने के लिए दूसरे जगह भागने का अवसर मिल गया। महानगरों का विकास हुआ, वहां जाकर के व्यवसाय करने लगे, तो उनसे उनकी सामाजिक स्थिति में उन्नति हुई। तो इस तरीके से यातायात के साधनों ने भी जाति व्यवस्था में गतिशीलता लाई, मोबिलिटी लाई। और इसका परिणाम क्या हुआ छात्रों कि बहुत सारी जातियों ने अपने आप को उच्च जाति में बनाने का प्रयास करने लगे। इसका दर्शन कब होता है कि अंग्रेजों ने फिर एक टुकड़ा फेंका, वो था जनगणना। लॉर्ड मेयो के समय 1872 में जो पहली जनगणना शुरू हुई और 1871 में लॉर्ड रिपन के समय में जो द्वितीय व्यवस्थित जनगणना प्रथम शुरू हुई, तो इसमें जो निम्न जाति के लोग थे तो उन्होंने प्रयास करना चाहा कि हम अपना नामकरण, यानी नाम जो वहां लिखा है वो निम्न जाति में ना लिखा है, उच्च जाति में लिखा है। के श्रीनिवासन इस पर बहुत बड़े रिसर्चर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो नीचे से उभर करके ऊपर चली गई। उसमें एक वाराणसी के डोमो का एग्जाम्पल वो देते हैं कि वो एक्चुअली में शूद्र थे, लेकिन वहां व्यवसाय ऐसा उनका था जिससे वो काफी धनी हो गए और वो ब्राह्मण के स्थान पर पहुंच गए। इसी तरीके से बहुत सारी जातियां ऐसी जो अपने आप को क्षत्रिय कहने लगी। उसमें महार का नाम आता है कि महारों ने अपने आप को कहा कि हम शूद्र नहीं, हम क्षत्रिय हैं, और जनगणना में अपनी रिपोर्ट लिखवाई। तो इस तरीके से जातियों में तरलता आई और बहुत सारी जातियां नीचे से ऊपर उठने में सफल हुई। और ऐसे बीच में एक और कंट्रीब्यूशन हुआ कि निम्न जातियों में से ही नेतृत्व पैदा हो गया, जैसे ज्योतिबा फुले। तो इन लोगों ने क्या किया कि उन जातियों पर लेख लिखने शुरू किए और इस तरीके से ब्रिटिश पीरियड में निम्न जाति का एक आंदोलन शुरू हुआ। अब देखिए यहां पर हमको जो समझाना है कि जो निम्न जाति हम बोलते हैं तो हमारे संविधान में भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो हम चाहते हैं कि निम्न जातियों का जो क्लासिफिकेशंस किया गया है, जो वर्गीकरण किया गया है संविधान में, वो हम आपको बता दें। तो निम्न जातियों का 3 वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुन्ना भाई? शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, और दूसरा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, और तीसरा पिछड़ा वर्ग, यानी बैकवर्ड
क्लास, इसको समझते हैं। तो देखिए, ये जो दो जातियां हैं, ये जो दो जातियां हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये समाज के बीच रहती हैं। यानी जो मूल समाज है उसमें समाज में वास करती है। क्लियर? और ये जो अनुसूचित जनजाति है, खुद को अलग रखता है। ये समाज से कटी हुई हैं, जंगल, ये पहाड़, जंगलों में वास करती हैं। जंगलों में काम तो एरिया। ठीक है। पहाड़ों में। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान में जो आंदोलन हुआ उसको हम लोग को समझने की जरूरत है कि अनुसूचित जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और उनके क्षेत्र में जो भारत के लोग ही रह रहे थे उन्हें वो दीकू कहते थे। देखो, हाँ, उनके खिलाफ उनका आंदोलन हुआ। तो उनका आंदोलन का स्वरूप जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन से इस प्रकार से जुड़ा हुआ था कि उनकी लड़ाई अंग्रेजों से भी थी। क्लियर? लेकिन जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग था, इसको हम लोग को समझने की जरूरत है कि समाज में बहुत सारा काम ऐसा था जो निकृष्ट समझा जाता था। क्या? निकृष्ट। जैसे झाड़ू देना, जैसे मल मूत्र साफ करना, जैसे शव को जलाना, जैसे मरे हुए जानवरों को ठिकाने लगाना, ये सब अपवित्र काम किया जाता था। तो जो जातियां ये सब काम करती थीं, वो जातियां क्या कहलाई? अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। चूंकि समाज में ये सब काम करने की आवश्यकता थी, इसीलिए समाज के साथ रहते थे। साथ का मतलब कि उनका गांव जो था मूल समाज से हट करके नदी के दूसरे किनारे पर या कुछ दूरी पर यह गांव से बाहर हुआ करता था, और जब काम की बारी आती थी तब इनका गांव में प्रवेश होता था, वरना काम जब नहीं रहता था तो ये गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। साइड में। क्लियर? जबकि पिछड़ा वर्ग ये था कि ये अस्पृश्य काम नहीं करता था, ये खेती वाला काम करता था, पशुपालन वाला काम करता था। तो ये पिछड़ा वर्ग अस्पृश्य नहीं था, लेकिन ये भी उच्च वर्णों के अधीन ही था। इनके साथ अस्पृश्यता नहीं बरती जाती थी, लेकिन इनका भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दयनीय था। ये अनुसूचित जाति से अलग सिर्फ इस रूप में थे कि इनके साथ अस्पृश्य का, अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं किया जाता था, जबकि अनुसूचित जाति के साथ अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों जो थे वो उपेक्षित थे, दोनों की स्थिति दयनीय थी। तो इन लोगों के द्वारा जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन किया गया वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया गया, बल्कि भारतीय व्यवस्था के विरुद्ध किया गया। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों के अध्ययन का विषय जो ये क्लास चलेगा वो यही होगा कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग में निम्न वर्ग का आंदोलन जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें अनुसूचित जनजाति का आंदोलन नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति का स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ जो निम्न जाति आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होगा? अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से। तो क्लियर? तो छात्रों, आज की क्लास में हमको इंट्रोडक्टरी रूप में यही समझाना था। हम समझते हैं कि हम पूरी रूप से सफल हुए। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए ताकि और लोग भी लाभान्वित हो। थैंक यू।